कभी सोचा है ये बड़ी बड़ी पानी की टंकियां हमेशा इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाई जाती हैं? एक चम्मच मिट्टी आपको मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है, पर ऐसा क्या है इस मिट्टी में? ये कौवा इन चींटियों के बीच बैठ के क्या कर रहा है? क्या कोई स्पा करवा रहा है? शायद हाँ। इस जानवर को दिन में 2 बार ब्रश करवाया जाता है, पर क्यों? न्यूज़पेपर तो 20 रुपए का बनता है, तो कंपनीज हमें 5 रुपए में क्यों बेचती हैं? अगर ये इंसान पाकिस्तान ना गया होता तो शायद आज इंडिया में थार, स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसे व्हीकल्स ना होते। एक ऐसा बीज जो अपने आप जमीन के अंदर ड्रिल हो जाता है और जंगल को हरा भरा कर देता है। समुद्री जहाज की रस्सियों पर लगी ये छोटी सी चीज कैसे करोड़ों रुपए बचाती है। हर जगह आपको एक ट्रायंगल शेप जरूर दिखेगी, पर क्यों? ऐसी रोड जिन पर कार चलाते ही म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, और इन एक्सपेरिमेंट्स को देख के आपके सारे शक दूर हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। एम है 10,000 लाइक्स का। नंबर 15, इस कौवे के ऊपर बहुत सारी चींटियां चिपकी हुई हैं, फिर भी ये कौवा बड़े आराम से बैठा है और जरा भी नहीं हिल रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये इसका घोंसला होगा, लेकिन नहीं। सच तो ये है कि कौवा खुद चल के चींटियों के पास आया है। दरअसल ये कौवा चींटियों से स्पा करा रहा है, जैसे हम कराते हैं, और इसे साइंस में कहते हैं एंटिंग। इसमें कौवा चींटियों के बीच बैठ जाता है और उन्हें अपनी बॉडी पर चढ़ने देता है, क्योंकि जब इतनी सारी चींटियां आपस में भिड़ती हैं तो वो इरिटेट होकर डिफेंड करने के लिए फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, और यही तो कौवे को चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड कौवे के फेदर्स और स्किन पर लगे माइट्स, लाइस जैसे पैरासाइट्स को मारने या उन्हें दूर भगाने का काम करता है, बिल्कुल नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह। इस देसी स्पा के बाद कौवे को काफी सुकून मिलता है और उसके फेदर्स भी फ्रेश हो जाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कौवे ही नहीं करते, बल्कि कई और बर्ड्स भी इसी तरह से अपना स्पा करवाते हैं। नंबर 14, ये जो न्यूज़पेपर आप 5 रुपए में खरीदते हो ना, उसे बनाने में एक्चुअली 20 रुपए का खर्चा आता है, मतलब सीधा सीधा 15 रुपए का घाटा। तो फिर इन न्यूज़पेपर कंपनीज का बिजनेस चल कैसे रहा है? चलो इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। एक्चुअली जो 15 रुपए का लॉस होता है उसे न्यूज़पेपर वाले एडवर्टीजमेंट से रिकवर कर लेते हैं, और जो 5 रुपए आपसे लिए जाते हैं वो असल में प्रिंटिंग और डिलीवरी कॉस्ट होती है, जिसमें इंक्लूडेड होता है पेपर छापना, ट्रक्स में भरना और हॉकर तक पहुंचाना। एक और इंटरेस्टिंग रीजन भी है 5 रुपए लेने का। अगर न्यूज़पेपर बिल्कुल फ्री में बांट दिया जाए तो आप जानते हो ना, हम फ्री की चीज उठा तो लेंगे पर पढ़ना जरूरी नहीं समझेंगे। इसीलिए पैसे लेने का मतलब ये होता है कि न्यूज़पेपर सिर्फ वही लोग खरीदें जो उसे सच में पढ़ने में सीरियस हैं। तो एक्चुअली न्यूज़पेपर वालों का असली पैसा ज्यादा कॉपीज बेचने से नहीं, बल्कि एडवर्टीजमेंट से बनता है। और यही मॉडल सिर्फ न्यूज़पेपर्स तक लिमिटेड नहीं है। ऑनलाइन वर्ल्ड में न्यूज़लेटर्स, फ्री कंटेंट और काफी चीजें इसी लॉजिक पर चलती हैं। अब पता चला क्यों सोशल मीडिया पर आपको एड्स दिखाई जाती हैं। नंबर 13, ये है पोपाय के छोटे भाई जैसे दिखने वाले जेफ भाई, जिनका हाथ नहीं हथौड़ा लगता है। इनकी उंगलियां इतनी मोटी हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग रिंग इनकी फिंगर में आती है। अब लोग सोचते हैं कि शायद जेफ भाई बचपन से ही हाथों से बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे, इसीलिए हाथ इतने बड़े हो गए। लेकिन सच ये नहीं है, और ना ही इन्हें कोई जाइगेंटिज्म या हाथी के हाथ वाली कोई बीमारी है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये एक नेचुरल कंडीशन है, जिसमें हाथ और उंगलियां नॉर्मल से काफी ज्यादा ग्रो कर जाती हैं, बिना किसी पेन या वीकनेस के। और हाँ, सिर्फ साइज ही बड़ा नहीं है, जेफ भाई प्रोफेशनल आर्म रेसलर भी रह चुके हैं, मतलब पावर भी फुल ऑन है। और इनका हाथ अगर किसी के पड़ गया तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। नंबर 12, अगर ये इंसान पाकिस्तान ना गया होता तो शायद आज इंडिया में थार, स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसे व्हीकल्स ना होते। और क्या आप जानते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ओरिजिनल नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। कहानी शुरू होती है 1945 में लुधियाना से, जहां जगदीश चंद्र महिंद्रा, कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद मिलकर एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी शुरू करते हैं। कंपनी का नाम रखा जाता है महिंद्रा एंड मोहम्मद। 1945 से 1947 तक कंपनी जैसे तैसे चल रही होती है। तभी 1947 से 48 के आसपास कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मलिक गुलाम मोहम्मद बिजनेस छोड़कर न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान चले जाते हैं, जहां बाद में वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। उनके जाने के बाद महिंद्रा भाइयों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज बचते हैं, और कंपनी के नाम का एक स्टैम्प M&M नाम चेंज करना उस टाइम फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। M&M को रखा गया, लेकिन फुल फॉर्म बदल दी गई, महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा। फिर स्टील बिजनेस को साइड में रखकर उन्होंने विलीज ओवरलैंड से इंडिया में जीप मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ले लिया। और 80s-90s के टाइम पे इंडिया के लगभग हर स्टेट की पुलिस और आर्मी महिंद्रा की जीप्स यूज करती थी। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 3.4 लाख करोड़ के आसपास है। नंबर 11, अगर समुद्री जहाज की रस्सी पर ये छोटा सा राउंड शेप का डिवाइस ना लगाया जाए तो समझ लो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, और साथ ही सीरियस डिसीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक्चुअली जब शिप्स के थ्रू अनाज या फूड
कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो पोर्ट्स पर मौजूद चूहे रस्सी के जरिए शिप के अंदर चढ़ जाते हैं। अब चूहे सिर्फ अनाज खराब नहीं करते बल्कि अपने साथ प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस जैसे जर्म्स भी ले आते हैं जो इंसानों के लिए काफी डेंजरस होते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिप की रस्सी पर लगाया जाता है ये रोडेंट गार्ड या रैट गार्ड डिवाइस। जैसे ही चूहा रस्सी पर चलने की कोशिश करता है ये राउंड डिस्क उसे प्रॉपर ग्रिप नहीं लेने देती और घूम जाती है। चूहा सीधा पानी में गिर जाता है। इससे चूहा शिप के अंदर पहुंच ही नहीं पाता और अनाज बिल्कुल सेफ रहता है। छोटा सा डिवाइस लेकिन काम बहुत बड़ा, इसीलिए पोर्ट्स और कार्गो शिप्स पर ये चीज लगाना ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। नंबर 10, इंडिया से लगभग 6000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के पास एक जगह है जिसे कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये एक ऐसी बेल्ट है जहां मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती और टकराती हैं। इसी वजह से दुनिया के लगभग 75% एक्टिव वोल्केनोज इसी रीजन में पाए जाते हैं और जापान एग्जैक्टली इसी रिंग ऑफ फायर पर है। इसीलिए वहाँ अर्थक्वेक्स और सुनामी का रिस्क हमेशा हाई रहता है। अब यहाँ एक कंपैरिजन समझना जरूरी है। 2023 में टर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जिसमें अनफॉर्चुनेटली 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1 जनवरी 2024 को जापान के नोटो पेनिनसुला में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और उसमें डेथ्स का नंबर काफी कम रहा, मतलब हंड्रेड्स में, नॉट टेंस ऑफ थाउजेंड्स। और इसी बात के लिए जापान को सीरियसली अप्रिशिएट करना चाहिए। जापान ये डिजास्टर्स 3 मेन तरीकों से कंट्रोल करता है। सबसे पहले एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। जापान का अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम सिस्मिक वेव्स डिटेक्ट होते ही सेकंड्स पहले अलर्ट भेज देता है। मोबाइल्स, टीवी, ट्रेन, सब जगह। और बचपन से ही लोगों को सिखाया जाता है कि अलर्ट आते ही क्या करना है। पैनिक ना करें, सिर्फ ट्रेन रिस्पॉन्स करें। दूसरा, डिजास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। जापान की हाई राइज बिल्डिंग्स स्पेशल शॉक एब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स पर बनती हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये बिल्डिंग्स उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती हैं और धीरे धीरे रिलीज कर देती हैं ताकि फोर्स एक ही झटके में डैमेज ना करे और बिल्डिंग ना गिरे। तीसरा पॉइंट है सुनामी प्रोटेक्शन। जापान के कोस्टल एरियाज में 10 से 15 मीटर तक की ऊंची सी वॉल्स, प्रॉपर इवैक्यूएशन रूट्स और सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाए गए हैं। ये चीजें सुनामी को पूरी तरह नहीं रोकती लेकिन डैमेज और जान माल का नुकसान काफी हद तक कम कर देती हैं। इसीलिए फर्क सिर्फ अर्थ के मैग्नीट्यूड का नहीं होता, फर्क होता है प्रिपरेशन और प्लानिंग का, जो जापान बखूबी करता है। नंबर 9, 1 चम्मच मिट्टी आपकी जान लेने के लिए काफी है, क्योंकि ये कोई आम मिट्टी नहीं है, ये है चांद की मिट्टी जिसे लूनार डस्ट कहते हैं। अगर आप इसे थोड़ा जोर से हाथ में पकड़ लोगे तो ये हाथ को छील सकती है, क्योंकि इसके कंकड़ मिट्टी जैसे नरम नहीं बल्कि टूटे हुए कांच जैसे तेज और नुकीले होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि मून डस्ट की स्मेल गन पाउडर या जले हुए पटाखे जैसे होती है। अब सुनो एक इंटरेस्टिंग बात। 1972 के अपोलो मिशन के टाइम जब एस्ट्रोनॉट्स मून से वापस स्पेसक्राफ्ट में आए तो थोड़ी सी मून डस्ट उनके स्पेस सूट्स के साथ चिपक कर आ गई। अंदर जाते ही वो डस्ट हवा में फैल गई और एस्ट्रोनॉट्स ने उन्हें सांस के थ्रू इनहेल कर लिया और इसके बाद उन्हें आंखों में जलन, गले में खराश और सांस तक लेने में दिक्कत हुई और इस कंडीशन को साइंटिस्ट ने नाम दिया लूनार हे फीवर। ये कोई परमानेंट या जान लेने वाली बीमारी नहीं थी, लेकिन इससे ये क्लियर हो गया कि मून डस्ट ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। इसीलिए आज नासा फ्यूचर मून मिशंस के लिए डस्ट प्रूफ सूट्स और फिल्टर्स बना रहा है। मतलब मून की मिट्टी सिर्फ अजीब नहीं बल्कि काफी डेंजरस भी है। नंबर 8, कभी सोचा है ये बड़ी बड़ी पानी की टंकियां हमेशा इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाई जाती हैं? मतलब इन्हें अंडरग्राउंड भी तो बनाया जा सकता है, फिर इतना ऊपर चढ़ाने का झंझट क्यों? तो सबसे बड़ा रीजन है ग्रेविटी। जब पानी को ऊंचाई पर स्टोर किया जाता है तो ग्रेविटी की वजह से पानी नेचुरली हाई प्रेशर के साथ नीचे फ्लो करता है। इसी प्रेशर की हेल्प से बिना किसी मोटर के पानी आराम से घर घर तक पहुंच जाता है। अब सोचो अगर ये टंकी नीचे होती तो पानी का प्रेशर काफी लो होता, फिर हर जगह पावरफुल मोटर पंप्स लगाने पड़ते जिससे बिजली का बिल बढ़ता, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता और जैसे ही लाइट जाती पानी भी चला जाता। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है हाइजीन। अगर ये टंकियां अंडरग्राउंड होती तो पानी के गंदा या कंटेमिनेट होने का रिस्क ज्यादा होता, जैसे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया या कहीं से सीवेज वाटर की लीकेज। इसीलिए ऊंचाई पर बनी टंकियां ज्यादा सेफ, क्लीन और हाइजीनिक होती हैं। नंबर 7, जब एक फाइटर प्लेन को शिप पर लैंड कराया जाता है तो पायलट स्पीड कम करने की बजाय बढ़ा देता है। अब दिमाग में सवाल आता है, प्लेन को रोकना है तो स्पीड कम होनी चाहिए ना, फिर ये बढ़ा क्यों देते हैं? तो असल रीजन है एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे। शिप का रनवे बहुत छोटा होता है नॉर्मल एयरपोर्ट के मुकाबले में, इसीलिए लैंडिंग के टाइम प्लेन के पीछे लगा होता है एक टेल हुक जिसका काम होता है शिप पर बिछी स्टील अरेस्टिंग केबल्स में से किसी एक को पकड़ना। जैसे ही हुक केबल पकड़ती है प्लेन सेकंड्स के अंदर रुक जाता है। अब यहाँ एक
ट्विस्ट है। अगर लैंडिंग के दौरान हुक किसी भी केबल को मिस कर गई और पायलट ने स्पीड पहले से ही कम कर रखी होती तो प्लेन के पास दोबारा उड़ने का चांस ही नहीं बचता और करोड़ों का जेट सीधा समंदर में गिर सकता है। इसी रिस्क से बचने के लिए पायलट्स लैंडिंग के टाइम फुल पावर लगाए रखते हैं ताकि अगर हुक मिस भी हो जाए तो प्लेन तुरंत दोबारा टेक ऑफ करके गो अराउंड कर सके। इसे कहते हैं बोल्टर लैंडिंग। और हाँ, हर फाइटर जेट को हुक की जरूरत नहीं होती। कुछ स्पेशल जेट्स जैसे हैरियर और F-35 भी वर्टिकल या शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं जहाँ अरेस्टिंग केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती। जेट लैंडिंग प्योर फिजिक्स, सेफ्टी और ट्रेनिंग का खेल है। नंबर 6, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल बीज नहीं है। ये है एरोडियम इंस्पायर्ड सीड जो खुद को जमीन के अंदर ड्रिल कर सकता है। और ये एक ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो कटे हुए जंगलों को बिना ज्यादा मेहनत के दोबारा हरा भरा कर सकती है। इन सीड्स को ड्रोन के थ्रू हवा से गिराया जाता है। अब सवाल ये है, बिना हाथ लगाए ये बीज जमीन के अंदर जाता कैसे है? इसका जवाब छुपा है इसके जीनियस डिजाइन में। मॉर्फिंग मैटर लैब की टीम ने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें 3 एंकर पॉइंट्स होते हैं जो सीड को पलटने या हवा में उड़ जाने से रोकते हैं। बीज का जो स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है वो ओक ट्री की स्पेशली प्रोसेस्ड वुड से बना होता है जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर नमी या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, ये धीरे धीरे घूमने लगता है और खुद को स्क्रू की तरह जमीन के अंदर घुसा देता है। इस प्रोसेस में बीज ऑटोमेटिकली सही डेप्थ तक पहुंच जाता है जहां से उसके उगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि इस टेक्निक का सक्सेस रेट 80% से ज्यादा रहा है जो नॉर्मल सीड ड्रॉपिंग से काफी बेटर है। नंबर 5, ब्रिजेस हो, टावर्स हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हर जगह आपको ट्रायंगल शेप जरूर दिखेगी। और ये कोई डिजाइन का शौक नहीं है, इसके पीछे 3 सॉलिड इंजीनियरिंग रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, ट्रायंगल शेप जल्दी कोलैप्स नहीं होती क्योंकि जब ट्रायंगल के एक साइड पर फोर्स लगती है तो वो फोर्स तीनों साइड्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसीलिए प्रेशर एक जगह जमा नहीं होता और स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। दूसरा रीजन, ट्रायंगल को कोलैप्स करना तब तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है जब तक उसकी कोई एक साइड टूट ना जाए। स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे शेप्स बिना टूटे भी बेंड हो सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल अपना शेप तब तक नहीं बदलता जब तक उसकी एक साइड फेल ना हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, ट्रायंगल शेप सबसे ज्यादा रिजिड होती है, इसे इजीली अलाइन या डीफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए लोड आने पर भी स्ट्रक्चर की शेप नहीं बिगड़ती। इसी वजह से ही इंजीनियर्स ब्रिजेस, टावर्स और बिल्डिंग्स के अंदर ट्रायंगल बेस्ड फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं। ट्रायंगल शेप सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं, कंस्ट्रक्शन की बैकबोन है। नंबर 4, इससे पहले ये माना जाता था कि अगर किसी इंसान को एक खुली जायंट बॉल के अंदर रखकर एरोप्लेन से गिरा दिया जाए तो वो बॉल एयर बैग की तरह काम करेगी और इंसान बच जाएगा। इसी मिथ को टेस्ट करने के लिए मिथ बस्टर्स ने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ह्यूमन साइज डमी यूज की जिसके सिर और चेस्ट पर अलग अलग कलर्स के शॉक सेंसर्स लगाए गए ताकि इम्पैक्ट फोर्स एक्यूरेटली मेजर हो सके। सबसे पहले डमी को बिना किसी प्रोटेक्शन के हाइट से गिराया गया। डमी लगभग 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से ग्राउंड पर आकर हिट हुई। रिजल्ट, शॉक सेंसर्स ने एक्सट्रीम इम्पैक्ट रिकॉर्ड किया। डमी के हेड और चेस्ट पर जानलेवा फोर्स आई, मतलब इस कंडीशन में ह्यूमन सर्वाइवल इम्पॉसिबल था। इसके बाद सेकंड टेस्ट में डमी को उसी हाइट से एक जायंट बॉल के अंदर रखकर गिराया गया। बॉल की वजह से गिरने की स्पीड कम होकर लगभग 56 माइल्स पर आवर हो गई और जमीन पर गिरने के बाद बॉल बाउंस भी करने लगी, लेकिन फिर भी रिजल्ट अनसक्सेसफुल ही रहा। इम्पैक्ट फोर्स अभी भी इतनी ज्यादा थी कि डमी सर्वाइव नहीं कर पाई। फाइनल टेस्ट में डमी को बबल रैप से लपेटकर बॉल के अंदर डाला गया। इस बार इम्पैक्ट और स्पीड और कम हो गई, रिजल्ट फिर भी वहीं का वहीं रहा। मतलब जायंट बॉल हो या बबल रैप, प्लेन से इतनी ज्यादा हाइट से गिरने पर इंसान को बचाना पॉसिबल ही नहीं है। ये आइडिया सुनने में कूल लगता है, लेकिन रियल फिजिक्स और ह्यूमन बॉडी लिमिट्स के हिसाब से ये मिथ कंप्लीटली बस्टेड है। नंबर 3, इस जानवर को दिन में 2 बार दांत ब्रश करवाए जाते हैं और इसी वजह से लोग इसे दुनिया की सबसे क्यूट वेल्स में से एक कहते हैं, लेकिन गलती से भी इसे डॉल्फिन मत समझ लेना। इसका नाम है बेलुगा वेल और हाँ, ये कोई फिश नहीं, प्रॉपर वेल है। बेलुगा वेल बाकी वेल्स की तरह जायंट या डेंजरस नहीं होती। इसका साइज रिलेटिवली छोटा होता है और लुक में ये डॉल्फिन की कजन जैसी लगती है, इसीलिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेलुगा वेल्स का दिमाग काफी शार्प होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट और सोशल होती हैं। ऐसी इंटेलिजेंस जो डॉल्फिन के लेवल के आसपास आती है। इसी वजह से कुछ जगहों पर पहले डॉल्फिन्स के जो शोज होते थे उनमें बेलुगा वेल्स को भी ट्रेन किया गया। हाँ, मेनली एक्वेरियम्स और मेरीन पार्क्स में, पर आजकल इस पर काफी डिबेट और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, बेलुगा वेल एक लौती ऐसी वेल है जो ट्रेनिंग के दौरान रेगुलरली अपने दांत क्लीन करवाने के लिए खुद आती है। ये कोई नेचुरल हैबिट नहीं है, बल्कि ह्यूमन केयर में रहने पर सिखाया गया बिहेवियर होता है। और अब आते हैं इसके सर पर बनी हुई उस अजीब सी सॉफ्ट बॉल पर। इसे कहते हैं मेलन। ये मेलन बहुत मुलायम और फ्लेक्सिबल होती है। ये बेलुगा वेल को एको लोकेशन में हेल्प करती है, यानी आवाजों के जरिए पास के ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस और
और डायरेक्शन समझने में। इसी पावर की वजह से बेलुगा व्हेल्स अंधेरे पानी में भी इजीली नेविगेट कर पाती हैं और अपने ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करती हैं। नंबर 2, जैसे ही इन रोड्स पर से कोई गाड़ी गुजरती है, रोड अचानक म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये है म्यूजिकल रोड्स की साइंस। इन रोड्स पर स्पेशली ग्रूव्स या रिजेस बनाए जाते हैं जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। जब गाड़ी इनके ऊपर से एक पर्टिकुलर स्पीड पर गुजरती है तो टायर की वाइब्रेशन हवा के साथ मिलकर प्रॉपर म्यूजिकल नोट्स क्रिएट करती है। स्पीड थोड़ी सी कम या ज्यादा हुई तो म्यूजिक भी ऑफ बीट हो जाता है। इसीलिए हर म्यूजिकल रोड के साथ एक रेकमेंडेड स्पीड लिखी होती है। ये रोड सिर्फ फन के लिए नहीं होती बल्कि ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट फॉलो करवाने का स्मार्ट तरीका भी है। जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स और यूएसए जैसी कंट्रीज में ऐसी म्यूजिकल रोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब यहाँ रोड सिर्फ गाड़ी नहीं चलाती, आपके कान भी एंटरटेन करती हैं। नंबर 1, अक्सर ये कहा जाता है कि स्टील टो शूज नॉर्मल शूज से ज्यादा डेंजरस होते हैं। लोगों का मानना है कि जब कोई हैवी चीज पैर पर गिरती है तो शू के अंदर लगी स्टील प्लेट उंगलियों को काट सकती है। इसी मिथ को वेरीफाई करने के लिए मिथ बस्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अलग अलग साइज के सेफ्टी बूट्स खरीदे, हैवी वेट गिराने के लिए एक स्पेशल सेटअप बनाया और एक फेक ह्यूमन फुट यूज किया। सबसे पहले 3 फीट की हाइट से 75 पाउंड्स का वेट गिराया गया। रिजल्ट, ना तो शू डैमेज हुआ और ना ही पैर की उंगलियों को कुछ हुआ। फिर वेट को बढ़ाकर 400 पाउंड्स कर दिया। इस बार फुट की बोन में एक हल्का सा क्रैक आया लेकिन उंगलियां फिर भी नहीं कटी। फाइनली जब 6 फीट की हाइट से वही 400 पाउंड का वेट गिराया गया तो स्टील टो के अंदर का टो जोर से प्रेस हो गया। अंगूठा सीरियसली इंजर्ड हो गया लेकिन कट नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि इसकी जगह नॉर्मल शूज होते तो अंगूठा कम्प्लीटली क्रश हो जाता। तो इससे हमें ये पता चला कि स्टील टो शूज उंगलियां नहीं काटते, उल्टा हैवी इंपैक्ट में ये रेगुलर शूज से काफी ज्यादा सेफ होते हैं। तो ये वीडियो यही एंड होती है, पर ये 2 वीडियोस भी काफी अमेजिंग हैं, तो इनको भी देखना। चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लो क्योंकि और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।